नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर वेंकट राठौर। बेसिक टू एडवांस इस वास्तुशास्त्र वर्कशॉप का जो कोर्स है उसमें आप सभी का स्वागत करता है। इस कोर्स में लगभग बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो पूरी जानकारी है इस कोर्स के जरिए हम सीखने वाले हैं। जैसे इसमें बेसिक वास्तु की जब हम बात करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चरल प्लान, जैसे कि घर में जितनी चीजें होती हैं जैसे किचन, बेडरूम, देवघर, उसी के साथ हॉल, टॉयलेट्स, गैलरी, ये बेसिक। और ये अगर गलत जगह पे होता है तो उसका क्या असर पड़ता है। इसी के साथ साथ इस कोर्स में ये भी चीजें रहेगी कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की वास्तु कैसे रहेगी। अगर हमारा बिजनेस चल नहीं पा रहा है तो कस्टमर के हिसाब से वास्तु में क्या दोष होंगे, उन दोषों को किस तरीके से निवारण करेंगे। करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है, या समाज में लोगों का जो जुड़ा होता है उससे रिलेटेड हो, या कोई अच्छी चीजें हम करने जा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी इससे भी और कुछ अन्य तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का रिलेशन कहीं ना कहीं पे वास्तु से रिलेटेड होता है। और इसीलिए वास्तु का एक परफेक्ट बेस और जिस जोन में जिस एरिया में जो चीज होनी चाहिए उस हिसाब से वास्तु का स्ट्रक्चरल जो भी प्लान होता है उस हिसाब से वास्तु में वो चीजें वहां पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका क्या असर पड़ता है और दोष के रूप में हम उसको किस तरीके से उससे निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ वास्तु की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो सबसे पहले आता है कि वास्तु में किस तरीके से एंट्री होने के बाद हम वास्तु को डायग्नोसिस किस तरीके से करें। डायग्नोसिस करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है कंपास। कंपास के जरिए वास्तु को किस तरीके से देखा जाए और देखने के बाद रीडिंग किस तरीके से ली जाती है और उस हिसाब से वास्तु विदिशा में है या परफेक्ट वास्तु में है, जो डायरेक्शन है उसको देखा जाता है। ठीक इसी तरीके से ये जब बेसिक प्रॉब्लम होने के बाद कुछ एडवांस चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए अगर हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो तो। उसमें क्या क्या मालूम होने चाहिए। एक तो हर एक डायरेक्शन में कुछ देवताज बैठे हुए हैं और कुछ डायरेक्शन में कुछ दानव बैठे हुए हैं। मतलब इस हिसाब से जब हम देखते हैं
तो वास्तु में लगभग 45 देवताओं का स्थान विराजमान होता है। उन देवताओं के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो किस देवता के जगह पे कौन सी चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में समझने के बाद अगर उससे रिलेटेड, उस देवता से रिलेटेड, उस धोन से रिलेटेड अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रेमेडी के तौर पे क्या चीजें हमें करनी चाहिए और रेमेडी करने के बाद वहां का जो दोष है उस दोष से किस तरीके से निजात पा सकते हैं। इसमें 45 देवताओं के बारे में हम समझने वाले। जब देवताओं की बात हो जाती है तो और भी कुछ चीजें इसमें बचती है जो वास्तु के हिसाब से हर एक चीज हमें देखनी होती है। जैसे कुछ फ्लो चार्ट हमारे हिसाब से बनाना होता है। वास्तु की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें सबसे पहला रोल ये आता है कि आजकल तो वास्तु देखने वाले और वास्तु की प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से या मॉडर्न वास्तु के हिसाब से जब हम देखते हैं तो कुछ दोष होने के बाद जब हम रेमेडी करते हैं तब भी लोगों को उसका रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो भी चीजें मॉडर्न के हिसाब से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके हिसाब से कुछ लिखावट होती है और उसी के हिसाब से मार्केट में आपको अलग अलग तरीके की किताबें मिल जाती, और वो जो किताब है बंदा अपनी जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस के हिसाब से उस किताब को लिखता है। फिर उसमें कुछ गलतियां हो जाती है और वो उनके हिसाब से वो लिखते हैं। वो वास्तु को देखने का सिर्फ उनका नजरिया होता है। लेकिन अगर वास्तु में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छा रिजल्ट पाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो हमें तरीका हमारे गुरुओं ने बताया था वो है मूल हमारा वास्तु का बेस, यानी हमारी वैदिक वास्तु। जब हम उसको लेकर चलते हैं, मॉडर्न को छोड़ के हम वैदिक के ऊपर ज्यादा भरोसा करके जब हम उस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूं लगभग 12 साल से मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि वैदिक में जिस तरीके से उपाय बताए गए हैं, जिस तरीके से कुछ चीजें बताई गई है, वो वैदिक के हिसाब से कभी नहीं बदलती। और उस हिसाब से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 100% वास्तु में रिजल्ट मिलता है। 100% कहने का मतलब यह है, कोई भी वास्तु शास्त्री जब वास्तु की रेमेडी करता है तो 100% वो नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई भी साइंस लगभग 70 to 80% तक अपना रिजल्ट देता है, और कुछ चीजें ग्रहों के हिसाब से, जिसे हम बोलते हैं कि भाग्य के हिसाब से, नसीब के हिसाब से कुछ चीजें होती है, वो 20% में आती है। तो इस तरीके से हम वास्तु को पूरी तरीके से देखने वाले हैं इस कोर्स के जरिए। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाले हैं कि वास्तु होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, और कुछ मैं उदाहरण के तौर पे एक आध जोन के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो गई या आपके घर के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम होंगी उसके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि वास्तु होती क्या है, किसे वास्तु कहा जाता है। वास्तु ये एक ऐसा पार्ट है, किसी भी भवन या वास्तु शास्त्र
अगर इसके बारे में समझे तो ये ब्रह्मांड के उन पंच तत्वों पे आधारित होता है। और जो भी वास्तु होती है, जो भी भवन होता है, अगर हमने नया बनवाया है तो लगभग वो वास्तु जागरूक होने का एक समय होता है। जैसे कि हमने कोई नई वास्तु बना ली, अगर उसमें कुछ दोष आ जाते हैं तो वो वास्तु लगभग 5 साल, यानी 2.5 साल से लेकर 3 साल, 5 साल, 7 साल, 15 साल, 21 साल, इस हिसाब से वास्तु जो है वो जागरूक होती है और उसके बाद उसका इफेक्ट देना शुरू कर देती है। और बहुत कम बार ऐसा होता है, इसमें जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया उस हिसाब से 21 साल बाद एकाध वास्तु जागरूक होती है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक रूप से जागरूक होती है और उसका बहुत ही खराब इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी अवधि के बाद वास्तु में सकारात्मक या नकारात्मक ये दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। सकारात्मक प्रभाव है तो अच्छा है, लेकिन जब नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है तब उसको दोष माना जाता है। और उस नकारात्मक प्रभाव का उस घर में रहने वाले, उस मकान में रहने वाले, उस भवन में रहने वाले जो मनुष्य है उनके ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है। और मानव शरीर की जो रचना है इसी तरीके से, जिसको मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड के उन पंच तत्वों के ऊपर ही हमारे वास्तु का शास्त्र आधारित है और मानव शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों के जरिए बना हुआ है, ऐसा हमें बहुत सारे ग्रंथों में हमने पाया। इसलिए पंच तत्वों का प्रभावशाली परिणाम जो होता है वो मानव जीवन में देखने को मिलता है और इन पंच तत्वों का मनुष्य जीवन पर सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक ही समान दो दुकान में काम कर रहा है, या एक ही व्यक्ति की दो समान दुकानें, लेकिन उसमें एक दुकान में उस व्यक्ति को ज्यादा लाभ मिलता है तो दूसरा जो दुकान है उस दुकान में व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों? अब यहां पे देखा जाए तो आदमी तो एक ही है और ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से उसका समय भी अगर अच्छा चल रहा है, फिर भी एक दुकान में नुकसान क्यों है? इसका जवाब है वास्तु दोष। यानी नुकसान करने वाले दुकान में वास्तु दोष है। और इस आधुनिक युग में वास्तु के हिसाब से मकान बनाना लगभग आज के दौर में जब हम देखते हैं तो ये सब कुछ लुप्त हो गया है। इसलिए आज हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग समस्याओं, अलग अलग बीमारी, इनसे पीड़ित है। वास्तुकला के नाम पर आज आर्किटेक्चर जो नक्शा बनाते वो देखने में तो सुंदर लगता है, परंतु उसमें वास्तु के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन नहीं किया जाता। यही कारण है कि आज के अधिकांश मकान वास्तु दोष से युक्त है।
और जब ऐसे मकान 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 15 साल बाद जागृत होते हैं, तब अनेक समस्या और अनेक बीमारियां, इन बीमारियों और समस्याओं का उन व्यक्तियों को ज्यादातर सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारा वास्तुशास्त्र जो है वो इफेक्ट करता है। अब यहां पे कुछ डायरेक्शन वाइज एक डायरेक्शन को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये असर करता है। जैसे मान लीजिए पहला पार्ट लेते हैं जल तत्व, यानी ईशान दिशा, ईशान की डायरेक्शन। ओके, अब ये जो डायरेक्शन है वो कहां पे आता है, जैसे कि मैं आपको यहां पे एक पिक्चर बना के दिखाता हूं। ये हमारी वास्तु है, ये वास्तु। मान लीजिए कि यहां पे ईस्ट है, तो ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ। यहां पे वो हो गया अग्नि कोण, यानी एसी का पार्ट। ओके, तो ये हो गया एस डब्ल्यू का पार्ट, यानी नैऋत्य का कोण, यानी अर्थ एलिमेंट। यहां हो गया एन डब्ल्यू का पार्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट, जिसे वायव्य कोण बोला जाता है। और यहां पे हो गया एन ई का पार्ट, मतलब ईशान कोण या जल तत्व का पार्ट, ये है ईशान। ओके, यानी जब हम इसको तीन तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये एस ई, ये एन ई, ये एन, ये एन डब्ल्यू, ये एस डब्ल्यू और ये एस, और इसे बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ओके, आप मान लीजिए कि ये हमारा झोन है, ये वाला, हम इसके बारे में अभी समझने वाले हैं। ये हमारा यनी का झोन है, मतलब जल तत्व, ईशान जल तत्व की बात करते हैं तो ये जल तत्व में आता है। ईशान कोण में जल तत्व होता है, और इसका जो ग्रह होता है जल तत्व, और ग्रह की बात करें तो यहां पे गुरु ग्रह होता है, यानी बृहस्पति। और इसमें वास्तु पुरुष का सिर होता है, सिर, हेड, वास्तु पुरुष का हेड ईशान के इसी कोण में होता है। अगर ईशान कोण कट जाए, तो ईशान कोण अगर कटा हुआ है
तो इसका सीधा असर उस वास्तुशास्त्र यानी वास्तु पुरुष का जो सिर है वो कटा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसलिए इस मकान का ईशान कोण, यानी जिस भी मकान का ईशान कोण अगर नहीं है तो वह मकान कोमा में आ गया है या कोमा में चला गया है, इस तरीके की स्थिति आ जाती है। यानी उस मकान को मान लीजिए कि पैरालिसिस हो गया है। ईशान का यही कोण, इस कोण में अगर दोष है तो ईशान में दोष होने से आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आपको उस मेहनत का सिर्फ 20% ही परिणाम मिलेगा। अगर यह कोण में दोष है, ईशान में दोष होने से सिर्फ 20% ही ग्रोथ होगी, उसका परिणाम 20% मिलेगा। क्योंकि ईशान में वास्तु पुरुष का सिर होता है और इसलिए इस कोने का कटा होना बहुत ही दुर्भाग्य माना जाता है। और ईशान का तत्व जल है और रसोई जो है वो अग्नि है, दोनों विरोधाभासी तत्व है। मान लीजिए कि आप इसी कोने में, ईशान के कोण में अगर ये, फिर से मैं आपको यहां पे वास्तु दिखाता हूं, ये जोन है, ओके। अगर यहां पे किचन आ जाता है, ईशान के कोने में अगर यहां पे किचन आ जाता है तो क्या असर पड़ता है? जब ईशान के इस कोण में किचन आ जाता है तो मान लीजिए कि यहां पे जल तत्व के जोन में अग्नि आ गई और यहां पे अग्नि आने से, रसोई आने से क्या परिणाम मिलते? किसी भी घर में अगर ईशान में किचन आ जाता है तो मान लीजिए कि उस घर की जो बेटी है ससुराल में दुखी दुखी होना तय होगा। उस घर की बेटी ससुराल में दुखी होगी और उस घर में जहां पे ईशान में किचन है, रसोई है, उस घर में हमेशा तनाव का कारण रहेगा। घर की स्त्री की जो सेहत है वो हमेशा बिगड़ती रहेगी और उस व्यक्ति को, उस वास्तु पुरुष को अचानक धन हानि होगी, किसी ना किसी वजह से अचानक से धन हानि होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर मान लीजिए कि ईशान में किसी भी तरीके का दोष है तो क्या क्या परिणाम मिलते हैं, और ईशान में अगर किचन आ जाता है तो उसका क्या क्या असर पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि सिर्फ एक जोन के कुछ पार्ट, यानी वहां पे अगर दोष होता है तो क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमने समझा। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स में पूरा डिटेल में आपको हेलो। सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स टोटल इसी तरीके से रिकॉर्डेड कोर्स बनाया हुआ है जो आपको पूरा कोर्स डे बाय डे
हर दिन आपको ये कोर्स वीडियो के रूप में मिलेगा, आपको उसको देखना है। और उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, या आपका क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं। उन लोगों का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। और इस कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 999 रखी हुई है, और यही मकसद है कि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। धन्यवाद। सम अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ, अभी आप क्वेश्चन आंसर करिए, जो भी है आपका पूछिए। सर जैसे कि जब ईशान कोण कटा हुआ रहता है तो उसका असर ये होता है पैरालिसिस, या एक मतलब ईशान कोण का वास्तु पुरुष का सर कटा हुआ रहता है, तो वहीं अगर ईशान कोण पूरी तरह से आगे बढ़ा हो घर में, तो सर उसका असर कुछ भी दूसरा होता है सर? ईशान कोण अगर बड़ा हुआ होता है हाँ हाँ। तो वैसे तो उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, और पड़ता भी है तो बहुत माइनर पड़ता है। ईशान कोण बड़ा हुआ होना ये एक प्रगति का लक्षण माना जाता है, एक सिम्टम्स माना जाता है, प्रगति का अच्छा। कारक माना जाता है। ओके सर। हाँ, पूछिए, और भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें कलर का भी फर्क पड़ता है सर? हाँ, कलर का भी फर्क पड़ता है, हर एक चीज इसमें हम सीखने वाले हैं। ये अच्छा। तो सिर्फ बेसिक डिस्कशन के तौर पे ये आज का डेमो क्लास था। अच्छा सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, किसी के क्वेश्चन नहीं है? मारुति गवड़ी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। धन्यवाद।